जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का ब्लेसिंग आलोक वाजपेयी अंकल जी, नीलम वाजपेयी आंटी जी को मिल गया है। गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु जी का बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग भरा सुंदर सत्संग 4 नवंबर 2024 को गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के नए घर जो गुरु जी ने आलोक अंकल को, नीलम आंटी को नया घर गुरु जी ने ब्लेस किया है। जय गुरु जी। गुरु जी का सत्संग न्यू शुभम सिटी पंडित खेड़ा में गुरु जी का सत्संग 4 नवंबर को संपन्न हो गया। गुरु जी सत्संग में आए, अपनी संगत का कल्याण किए। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए समझाते हैं कि यदि तुम सत्कर्म करते हुए इस मायावी संसार में जीवन व्यतीत करते रहो तो निश्चित ही मेरी कृपा पाओगे। सदैव यही कार्य करने का प्रयास करते रहो, किसी पदार्थ से आकर्षित मत हो। सदा अपने मन को स्थिर रखो, अपने अंतर्मन में मुझे सदा देखते रहो। मेरे होते हुए तुम्हें किसी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सदैव स्मरण रखो कि मेरी नजर सतत तुम्हारी हर करनी पर लगी रहती है। मैं तुम्हारे अंतरस्थ की विद्यमान हूँ तथा तुम्हारे हर कर्म पर मेरी नजर है। जय गुरु जी। सुनो गुरु जी, इस सांस की मुझको फिक्र नहीं, बस परिवार की चिंता रहती है। पर जिस नैया में हो गुरु सवार, वो सुख की लहरों में ही बहती रहती है। जय गुरु जी। सुनो गुरु जी, हो अगर मुझ पर यकीन तो एक बार देख लो तुम हमारी नजरों में। यह है वो आईना मेरे सदगुरु, जिसमें बसी है सिर्फ आपकी ही तस्वीर, आपका ही स्वरूप हर रोम रोम में बसा है गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आइए गुरु जी का बहुत ही शक्तिशाली सत्संग सुनते हैं कि गुरु जी आंटी जी को कैसे गोद भरते हैं, कैसे बच्चा ब्लेस करते हैं। गुरु जी तो परम दयालु हैं। मानव रूप में गुरु जी भोलेनाथ महाशिव बनकर आए हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं, जो अपनी संगत का हर समय कल्याण कर रहे हैं। आज लाखों संगत गुरु जी के आशीर्वाद से ठीक हो रही है। गुरु जी का आशीर्वाद विश्व में कई देशों में चल रहा है और गुरु जी का कीर्तिमान विश्व के कई देशों में गुणगान गाया जा रहा है। डॉक्टर फेल हो जाते हैं और गुरु जी का आशीर्वाद वहाँ काम आता है। आइए ऐसे ही एक प्यारा पावरफुल गुरु जी का सत्संग सुनते हैं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो संगत जी, गुरु जी का यहाँ से दर्शन कीजिए, गुरु जी का लख लख शुक्राना कीजिए कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो यह आगे का सत्संग सुनने जा रहे हैं, क्योंकि गुरु जी आज आपको ब्लेस करने वाले हैं। तो ध्यान से, बहुत ही भक्ति भाव से आगे का सत्संग सुनिए। आपको, आपके परिवार को गुरु जी हमेशा ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, अपनी प्यारी अरदास भी गुरु जी महाराज जी से हमेशा करते रहना चाहिए। हे सच्चे पातशाह, तू साढ़े जिस्म ते साड़ी रूह नू नेक कर दे, साढ़े हर फैसले विच तेरी रजा शामिल कर दे। जो त्वाड़ा हुक्म होवे वो साड़ा इरादा कर दे। ते जो ये अरदास पढ़ के आगे भेजे, वो दी हर तमन्ना गुरु जी महाराज पूरी कर दे। जय गुरु जी। ऐसे उनका शुक्रिया किन शब्दों में मैं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, मैं केवल प्रयास करूंगी। और संगत जी, कमी पेशी को माफ करना। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। गुरु जी के पास
हमारा जाना हुआ 1998 में, और उसके पीछे जो कारण था वो था हमारी शादी हुए करीब 7 वर्ष हो चुके थे, और बहुत कोशिश के बावजूद भी हमारे कोई बच्चा नहीं था। दिल्ली के बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स में हमने अपने आप को दिखाया, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, इलाज भी चल रहा था, लेकिन कोई सक्सेस नहीं थी। मेरे हस्बैंड के आकाश सेठी अंकल हैं, उनके एक मामा जी थे जो पहले से गुरुजी के पास जाते थे, और उन्होंने एक बार हमें 1995 में उन्होंने कहा कि बहुत हुआ तुम्हारा इलाज इधर उधर, अब मैं तुम्हें गुरुजी के पास लेकर जाऊंगा। परंतु संगत जी, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, हर एक का एक वक्त होता है, और गुरुजी के पास पहुंचने के लिए कुछ डेस्टिनी ऑलरेडी डिफाइंड होती है। हर कोई जब चाहे नहीं पहुंच पाता है, और ऐसा ही हमारे साथ हुआ कि 95 में हम नहीं जा पाए, और मामा जी ने भी शायद उसके बाद हमें जब दोबारा बोला, दैट वाज 98, और उन्होंने इतनी जिद करी, उन्होंने बोला कि हो गया, चलो आज ही मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। एंड वो आ गए घर पर, और उन्होंने हमें गाड़ी में बिठाया और हमें लेके चल पड़े एम्पायर एस्टेट। तब गुरुजी एम्पायर एस्टेट में बैठते थे, और जैसा कि मन में हमारे, और उससे पहले ना हमने कभी गुरुजी की कोई फोटो देखी थी, ना हमें कोई आइडिया था कि हमें क्या दिखने वाला है, क्या मिलने वाला है। हम वहां पहुंचे, और बिल्कुल कॉन्ट्रेरी टू जो एक मन में होता है कि इस तरह का शायद कोई स्वरूप होता होगा, गुरुजी बिल्कुल कैजुअली ड्रेस्ड वहां पर बैठे हुए हमें मिले। और जैसे ही हम अंदर घुसे तो मामा जी से उन्होंने पूछा कि किन्नू लाया है, सॉरी मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है। तो उन्होंने इशारा किया कि घर के ही बच्चे हैं, तो गुरुजी ने इशारा करके बुलाया और पूछा की प्रॉब्लम है। तब मैंने धीरे से सहमे हुए, क्योंकि गुरुजी का जो तेज और जो गुरुजी का जो रूप था, उसके आगे हिम्मत नहीं पड़ रही थी कुछ भी बोलने की। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके धीरे से गुरुजी के कान में कहा कि गुरुजी, आई एम चाइल्डलेस। तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, पर हाजिरी लानी पड़ेगी, बस। दिस वॉज ऑल ही सेड। अब हमें तो समझ नहीं आया कि हाजिरी लानी पड़ेगी का क्या अर्थ है, लेकिन वहां पर तमाम संगत थी, मामा जी थे, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, गुरुजी का मतलब है अब तुम्हें यहाँ पर आना होगा। और वहां से हमारा सिलसिला शुरू हुआ, और वहां जाने की जो लगन मन को लगी वो इतनी तीव्र होती गई समय के साथ। गुरुजी के साथ जुड़ाव बढ़ता रहा, और गुरुजी के कहे अनुसार हम वहाँ हफ्ते में 1 या 2 बार जैसे भी सहूलियत होती थी जाने लगे। चाहे गुरुजी वहाँ पर डेली मिलते थे संगत को, लेकिन हमारा घर काफी दूर था, और गुरुजी ने अपने आप से ही कहा कि हफ्ते में 1 बार आ जाया करो। तो हम कोशिश तो करते थे ज्यादा बार भी जा पाए, लेकिन हफ्ते में 1 बार हम जरूर जाते थे। जाते हुए कुछ समय बीत गया, इलाज भी चल रहा था, क्योंकि गुरुजी ने ऐसा नहीं कहा कि आप इलाज मत करिए अपना। और जाते हुए जैसे कुछ समय बीता, ऐसे तो उस समय ऐसे कई बार मन को बहुत बेचैनी होती थी कि कुछ हो नहीं रहा। और सच बताएं तो उस टाइम पे काफी सारे कपल्स थे जो इसी आस से वहां पर आ रहे थे, बिकॉज दे वर चाइल्डलेस, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम सबको चाहिए थी, और हम सब वहां पर पहुंचते थे। तब थोड़ा समय बीता तो एक अंकल वहां होते थे, सीनियर अंकल थे गुरुजी के। वो गुरुजी से बहुत आराम से बात कर लेते थे, और हम लोग को थोड़ा सा डर लगता था। संगत जी सच बताएं, यंग कपल थे, और गुरुजी से 1-2 बार डांट भी पड़ गई थी। तो
हिम्मत नहीं होती थी कि ऐसे एकदम अपफ्रंट जाके गुरुजी से कुछ भी बात कर लें। और तब तक इतनी समझ भी नहीं आई थी कि कई चीजें अनकही रखने में भी आपकी सुनवाई होती है, तब तक इतनी समझ नहीं आई थी। तो वो अंकल ने मुझे कहा कि पूनम आंटी एनी गुड न्यूज, ऐसे वो मुझसे हर हफ्ते पूछते थे और मैं हर हफ्ते कहती थी नहीं अंकल, नथिंग नथिंग। तो ऐसे हुआ कि एक दिन उन्होंने मुझे कहा, तो थोड़ा टाइम हो चुका था, लगभग मैं कहूंगी कि साल जैसा कुछ बीत चुका था हमें वहां जाते हुए। तो उन्होंने कहा कि अरे कमाल है, गुरुजी ने अभी तक तुझे ब्लेस नहीं किया, चल मैं तेरे को लेके चलता हूँ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गुरुजी के पास लेकर गए। और जैसे ही हम गुरुजी के सामने जाके खड़े हुए, अंकल ने गुरुजी को कहा कि गुरुजी एनु ब्लेस करो, एदा कल्याण करो। अब गुरुजी ने अंकल की तरफ नहीं देखा, गुरुजी ने सीधा मेरी तरफ देखा और उन्होंने कहा दौड़ जाए तुम, बढ़िया आई है अप्रोच लाने वाली। और संगत जी जो मेरा हाल हुआ, मैं वहां से तेजी से भागकर एम्पायर स्टेट में बाहर वो जो जगह है वहां जाके खड़ी हो गई। और बहुत ही मुझे एम्बैरेसमेंट हुई कि गुरुजी से डांट पड़ गई है इस तरह से। इतने में अंकल आए अंदर से, उन्होंने कहा पूनम आंटी इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जितना उन्होंने समझा हुआ था गुरुजी को, उन्होंने मुझे कहा कि अभी तेरा वक्त नहीं आया है और गुरुजी ही जानते हैं कि कब वो वक्त आएगा। तो तुझे कुछ नहीं करना है, जो हम कहते हैं बट परंतु लेकिन किंतु, सब कुछ दर किनारे रखकर आपको गुरुजी में लीन होना है। आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आप उनको मानो और आपको मिलेगा। और संगत जी जरूर मैंने ऐसी हमने कुछ कोशिश करी कि उसके बाद से हमने किसी को भी कहना या पूछना बंद कर दिया। और बहुत जल्दी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आगे कहानी बढ़ी, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो ऐसा नहीं है कि जब हम जा रहे थे गुरुजी के पास तो हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं आ रहा था। हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए। जैसे कि मेरी एक लंबे अरसे के बाद यूनिवर्सिटी सिस्टम थोड़ा सा इस तरह से है कि इजीली यहाँ पर जॉब नहीं लगती है। आप काफी टाइम तक टेम्परेरी एड हॉक पोजीशंस पे काम करते हो और थोड़ा पॉलिटिक्स का भी रोल रहता है अपॉइंटमेंट के टाइम पे। तो मेरी काफी लंबे समय से अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी। तो जब अपॉइंटमेंट का टाइम आया तब हम गुरुजी के पास ऑलरेडी जाने लगे थे। तो अब जैसा कि उस टाइम में संगत के हर व्यक्ति का ये हाल था कि कुछ भी जीवन में होना है या होने वाला है तो जाके पहले तो गुरुजी से आशीर्वाद ले लो। हम भागे भागे गए गुरुजी के पास, गुरुजी को बताया कि गुरुजी कल मेरा इंटरव्यू है। तो गुरुजी ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, हो जाएगा। और संगत जी आप मानिए कि ऐसा कुछ हुआ, अगले दिन मेरा इंटरव्यू, बहुत कम कैंडिडेट आए। चाहे वो ये कह लीजिए कि मैं पहले से वहां काम कर रही थी और उनको ये खबर थी कि शायद नहीं यहाँ पर बन पाएगा, लेकिन पॉलिटिक्स का तो हम कह नहीं सकते हैं, लोग 10-10 साल भी काम करके डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो मेरे सर पर तो गुरुजी का हाथ था। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा और तुरंत ही उन्होंने लिस्ट आउट कर दी और शाम तक मेरा अपॉइंटमेंट हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रीमियर कॉलेज में। तो इस तरह के कई सारी जो जीवन में और भी जैसे कमियां थी वो सब धीरे धीरे पूरी होने लगी। एज अ यंग कपल हमने पहला एक फ्लैट खरीदा। जैसे कि हर यंग कपल जो अपनी स्टार्ट करता है जर्नी लाइफ की, इस तरह की उनकी इच्छाएं होती हैं। तो मटेरियलिस्टिक, एब्सोल्युटली मटेरियलिस्टिक, आई विल एडमिट। तो ये सब तो गुरुजी ऐसे ही दे देते थे, कभी उसके बारे में तो कहना भी
मांगने की भी जरूरत नहीं होती थी, ये तो जीवन में ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाती थी। लेकिन जो अभी बड़ी चीज जिसकी आस में हम गुरुजी के पास जा रहे थे, वो अभी भी कहूंगी कि अधूरी थी। तो ऐसा हुआ कि अराउंड मिड ऑफ 2001, जब तक हमें लगभग डेढ़ पौने 2 साल हो चुके थे गुरुजी के पास जाते हुए, मेरे हस्बैंड का ऑल इंडिया लेवल पे सिलेक्शन हुआ MBA के कोर्स के लिए। तो मैंने तो सेठी अंकल को बोला कि नहीं, आप तो जा नहीं सकते हो क्योंकि हमारा इलाज भी चल रहा है और हमें गुरुजी के भी पास जाना होता है, और वो एक फुल्ली रेजिडेंशियल कोर्स था जिसके चलते ये सब चीजें हमारी मतलब थोड़ी सी मुश्किल में आ जाती। तो मैंने कहा नहीं, आप तो नहीं जाओगे। तो उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तो इतनी मेहनत से ये सब एग्जाम क्लियर किया है, तो मैं तो जाऊंगा। तो हमारे बीच में काफी बहस हुई और मैंने कहा कि ये तो बड़ी गलत बात है कि ऑलरेडी हमारा जो वक्त है काफी बीत चुका है और इलाज के लिए भी बीच बीच में हॉस्पिटल जाना होता था। तो मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं चल पाएगा, तो आप नहीं जाओगे। और ये सब झगड़ा हो रहा था, तो अंकल ने कहा कि ऐसा है कि ना गुरुजी के पास चलते हैं, पूछ लेते हैं, गुरुजी जो कहेंगे वही करेंगे। और संगत जी, मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी मना कर देंगे। गुरुजी कहेंगे कि हाँ ठीक है, ये बात सही है कि अभी इलाज भी चल रहा है और अभी तुम आते हो, अभी कृपा कल्याण जो भी है तुम्हारा अभी होना है। और जब हम वहां पहुंचे तो अंकल ने पहले मत्था टेका और उन्होंने बोल दिया गुरुजी को कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरा MBA में सिलेक्शन हो गया है, क्या मुझे जाना चाहिए? गुरुजी ने तुरंत कहा, अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस। अब संगत जी, आप सोचिए कि गुरुजी ने जैसे ये बात कही तो मेरे तो चेहरे पे हवाइयां उड़ गई। और मैंने कहा इसका मतलब है, क्योंकि वो साल भर का कोर्स था, मेरे मन में सबसे पहला जो विचार आया कि गुरुजी ने अभी 1 साल और ब्लेस नहीं करना मेरे को। इसका मतलब है कि अंकल को भेज रहे हैं 1 साल के लिए, तो इसका मतलब है कि मेरे को अभी 1 साल और ब्लेस नहीं करेंगे। ये मेरे मन में विचार आया और मैं उस विचार के साथ गुरुजी को मैंने मत्था टेका और गुरुजी ने मुझे कहा, जा तेरा कल्याण कितना। मैंने मन में सोचा, इसमें क्या कल्याण हो गया मेरा, चले अंकल तो चले जाएंगे, ट्रीटमेंट भी सारा बीच में रुक जाएगा और मेरा पता नहीं यहाँ कितना आना जाना हो पाए, क्योंकि काफी दूर था और देर रात को छुट्टी होती थी तो शायद घर वाले अलाउ ही ना करें आने को। मन में इस तरह के विचार रख कर मैंने लंगर किया और वहां से हम वापस आए। और उसके लगभग 1 या 2 दिन के बाद ही मेरा एक माइनर सा गायनी ट्रीटमेंट था, IUI जिसे बोलते हैं, वो करने हम हॉस्पिटल चले गए। और ऐसे IUI पहले भी हो चुके थे जो कि टोटल फेलियर थे, तो मुझे पक्की उम्मीद थी कि इस बार भी कुछ होने नहीं वाला है। पर चलो, क्योंकि एक साइकिल थी, डॉक्टर्स उसको चलाते थे, तो हम चले गए। और लगभग 20-25 दिन के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो डॉक्टर ने कहा कि अगर आप अपना एक बारी प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लीजिए। और संगत जी, आप मानेंगे, उस प्रेगनेंसी टेस्ट में पहली बार लगभग 9 साल बाद मेरे स्ट्रिप में पॉजिटिव आया। और वो तब जाके मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने कहा, तेरा कल्याण कितना। जो चीज हम सोच भी नहीं सकते कि कहाँ पर कैसे पजल में क्या फिट होगा, जो हम अपनी तरफ से तमाम कैलकुलेशंस के साथ चलते हैं, हम टोटल फेलियर हैं। गुरुजी सब देख सकते थे, गुरुजी जानी जान जैसे सब कहते हैं, उनको सब पता था। उन्होंने मेरे
हस्बैंड को ये कह के कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, क्योंकि हम अपने हिसाब से तो कुछ सोच रहे हैं, लेकिन गुरुजी देख सकते थे कि दोनों चीजें बहुत सुंदरता के साथ पूरी हो जाएंगी। मेरे हस्बैंड चले गए एमबीए की अपनी कोर्स को पूरा करने के लिए, और मेरी प्रेगनेंसी वहां से शुरू हुई, फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो जब हमें पता लगा कि प्रेगनेंसी हो गई है, तो जैसा कि बड़ा नेचुरल सा रिएक्शन है कि हमने सोचा हम जाके ना गुरुजी को बताते हैं कि इतना बढ़िया आशीर्वाद हमारे को मिल गया है। जब हम गुरुजी के चरणों में पहुंचे तो गुरुजी ने जैसे अभी हम पहुंचे, लाइन में ही लगे थे, और हमारी बारी जैसे ही आई और हम इससे पहले कि हम कुछ बोलते, गुरुजी ने कहा हाले किसी ने दासना। अरे भाई, हमने तो किसी को अभी तक बताया, हमने तो गुरुजी को भी नहीं बताया, ये गुरुजी को कैसे पता लग गया? और गुरुजी कहते मैंने सब पता है। तो ये चीजें बहुत धीरे धीरे आपके समझ में आती हैं, और सच बताएं कि बहुत चीजें हमें बाद में समझ में आती हैं, बहुत बहुत सालों के बाद समझ में आती हैं। जब भी हम रिविजिट करते हैं उन मोमेंट्स को, हमें उन चीजों में नई चीजें दिखाई देती हैं जो हमें तब नहीं दिखाई देती। तो सबसे बड़ी जो बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ वो ये कि गुरुजी को सब पता था, और उन्होंने अपने हिसाब से जो करना था वो किया, जो कि हम नहीं सोच सकते। हम अपने बट परंतु लेकिन किंतु जो कहते हैं ना, वो हम हमेशा हमारे मन में क्वेश्चंस और हमारे मन में डाउट्स और हमारे सेल्फ डाउट, हमारे साथ ये होगा नहीं होगा, यही सब में हम फंसे रहते हैं। द मोर यू सरेंडर, द मोर यू विल कम आउट ऑफ दीज डाउट्स। तो इसमें लेसन बेसिकली यही है। तो इस तरह से ये हुआ कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, और मेरा जो बेटा है, बड़ा बेटा, वो 2001 जनवरी में हुआ। और जो सबसे बढ़िया बात है वो ये कि जब हमने सोचा कि चलो अब ये थोड़ा 40 डेज का हो गया है, इसको लेके हम गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी का आशीर्वाद दिलाते हैं। तो वहां गए, ठीक है, गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, और बड़ा अच्छा वहां पर सब लोगों ने उसको बहुत प्यार किया। और जब मैंने उसको गुरुजी के पास रखा, तो गुरुजी ज्यादा कुछ और ना बोल के उन्होंने बोला पूनम आंटी एक मुंडा और ले ले। अब आप सोचिए संगत जी कि ये थोड़ा सा कितना डिफिकल्ट सा मेरे लिए वो मोमेंट रहा होगा कि मैं गुरुजी की तरफ ऐसे मैं देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ गुरुजी क्या कह रहे हैं, एक मुंडा और ले ले। मैं तो अभी मतलब आई हैव जस्ट कम आउट ऑफ दिस फेज, और मेरे पास तो एक बच्चा है, और अभी तो बहुत सारे यहाँ पर, और ऐसा मैं सोच रही हूँ कि अभी तो यहाँ पे बहुत सारे कपल्स हैं, गुरुजी उनको ब्लेस करें, तो ये मैं इतना ग्रीडी तो मैं नहीं हो सकती कि मैं दोबारा एक और मांगू। और मुझे सबसे पहले ज्यादा जो लगा, मुझे ये लगा कि इतना हॉस्पिटल जाना आना अब मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि आई ऑलरेडी हैव अ बेबी नाउ। ये सब विचार भी मेरे मन में आ रहे हैं, और गुरुजी मुझे कह रहे हैं पूनम आंटी एक मुंडा और ले ले। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं कंफ्यूज स्टेट में उसको उठा के मैं वहां से चली गई। और मैंने बाद में अंकल को बोला कि गुरुजी ये क्या कह रहे थे। अंकल बोले भाई गुरुजी जाने, और ये तो बड़ा मुश्किल है, अभी हमारे कोई वो स्टेटस नहीं है कि हम इसको इंटरप्रेट कर सकें। तो इस तरह से हमारा गुरुजी के साथ आना जाना लगा रहा, और जितनी बार मैं जाऊं, जितनी बार बड़े बेटे के होने के बाद मैं जाऊं, गुरुजी एक ही बात बोले पूनम आंटी एक मुंडा और ले ले। मैं कभी भी उनको हाँ नहीं कर पाई, लेकिन बहुत जल्दी एक ऐसा मोमेंट आया जब मुझे हाँ एक तरह से कहनी पड़ी। हुआ यूं कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर आया कैलकाटा, और वो कोई
डिफिकल्ट थोड़ी सी पोस्टिंग थी कि वहां पर काफी वायलेंस वगैरह हो जाता था कभी कभी, तो वी वर नॉट इंटरेस्टेड। हमने सोचा कि नहीं, किसी तरीके से अगर ये टल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। थोड़ा इनके पेरेंट्स की भी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे ब्रदर इन लॉ भी इंडिया में नहीं थे, तो हमें लगा कि भाई अकेले हो जाएंगे और मेरे पास एक बेबी है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने काफी रिक्वेस्ट डाली अपने हेडक्वार्टर्स पे, एप्लीकेशन भी लिखी कि इसको किसी तरह से डेफर किया जाए, बट वो नहीं हुआ। और जब फाइनली ये हो गया कि भाई अब ये डेफर नहीं हो रहा एंड वेरी सून ही विल हैव टू गो एंड ज्वाइन, तो हमने ये डिसाइड किया कि ठीक है, अब गुरुजी के पास जाके एक बार आशीर्वाद आप ले लो और देन यू फ्लाई आउट टू कलकत्ता फॉर योर ज्वाइनिंग। तो हम गुरुजी के पास पहुंचे और गुरुजी को सेठी अंकल ने बोला कि गुरुजी मेरी ऐसे ऐसे पोस्टिंग हो गई है और मुझे जाना होगा। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ हाँ जाओ, मच्छी खाओ, ऐसा गुरुजी ने बोला। तो फिर हम लोग तो वेजिटेरियंस हैं, अब हमें नहीं समझ में आया कि ये गुरुजी ने ये क्या बोला। तो सेठी अंकल ने बोला कि गुरुजी मैं तो खाता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, जाओ जाओ। और अब अंकल तो आगे को चल पड़े और जैसे ही मैंने मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा पूनम आंटी एक मुंडा और ले ले। तो मैंने तब बड़ी हिम्मत करके, संगत जी बड़ी हिम्मत करके मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप तो इनको पोस्टिंग पे भेज रहे हो और आप मुझे कह रहे हो एक मुंडा और ले ले। तो गुरुजी हंसे और उन्होंने सेठी अंकल को आवाज दी, वो ऐसे आई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। और गुरुजी ने फिर कहा कि चल तेरी पोस्टिंग कैंसिल और पूनम आंटी तेरा कल्याण कितना। अब दोनों ही चीजें ऐसी थी कि गुरुजी ने इतने हंसते हुए और ऐसे कैजुअली कह दी कि हमें उसका इम्पोर्ट नहीं समझ में आया। हमने कहा कि अच्छा गुरुजी को मजाक लग रहा है ये सारी चीजें और गुरुजी ने ऐसे कह दिया है। चलो फिर लंगर किया, अपना थोड़ी देर बैठे, फिर मत्था टेक के गुरुजी से आज्ञा लेके घर को चले गए। सुबह सुबह सेठी अंकल को एक फोन आता है उनके हेडक्वार्टर से कि आपकी जो पोस्टिंग है ना फिलहाल वो डेफर कर दी गई है, तो यू कंटिन्यू टू वर्क वेयर यू आर वर्किंग। आप पालम पे पोस्टिंग आपकी है करंटली, आप वहीं पे काम करते रहिए, अब आपको फिलहाल कलकत्ता नहीं जाना एंड डोंट डिस्कस इट विद एनीबॉडी। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या बात हो गई कि इतने टाइम से हम कोशिश कर रहे थे, वो तो हुआ नहीं और गुरुजी ने कल रात ही कहा तेरी पोस्टिंग कैंसिल, और सुबह तक वो पोस्टिंग कैंसिल भी हो जाती है। और वो आज तक नहीं किसी को पता कि वो पोस्टिंग कैसे कैंसिल हुई और वो कहाँ गई, उसकी फाइल की कोई मूवमेंट कैसे हुई, नहीं पता हमें। और जैसा कि गुरुजी ने साथ में ये भी कह दिया कि पूनम आंटी तेरा कल्याण कितना, मेरे ख्याल से मैं एक या 1.5 months के बाद I conceived again and this time संगत जी without any medical intervention, कोई medical intervention नहीं, it was the usual standard mechanism I'd say, and I conceived my second son और दूसरा बेटा मेरा 2002 के एंड में हुआ। So they are basically 1 year 10 months apart. तो गुरुजी की कृपा से अब दोनों अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके एक ने जॉब ले ली है और एक इज इन सर्च ऑफ अ जॉब। तो ये तो हुई वो चीजें जो जिनके लिए हम वाकई गए थे गुरुजी के पास और गुरुजी ने हमें बहुत सुंदरता के साथ ब्लेस किया। जब ये वक्त थोड़ा सा आगे बढ़ा तो सेठी अंकल की पोस्टिंग आई। जब मेरा छोटा बेटा लगभग 1.5 साल 2 साल का हो गया था तो उनकी पोस्टिंग आई बॉम्बे, जो कि उनको जाना पड़ा क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट चॉइस की पोस्टिंग मिले, थोड़ी अच्छी सिटी मिले तो अच्छा रहता है। तो उनको पोस्टिंग मिली और वो गए बॉम्बे। बीच बीच में वो आते थे तो तब हम
कोशिश करके जरूर जाके कभी बच्चों के साथ कभी बिना बच्चों के जाके गुरुजी के दर्शन करके आते थे। और गुरुजी कुछ ना कुछ अपना उनका मजाक भी लगा रहता था। तो एक बारी उन्होंने सेठी अंकल को कहा कि इन्हों नाल लेके जा। अब नाल लेके जा तो आसान नहीं है, क्योंकि मेरी तो जॉब यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में है और यहाँ कोई छुट्टी भी नहीं मिलती है इतनी लंबी कि मैं नाल चली जाऊं। अब एक ही दिमाग में बात आई कि नहीं, उससे पहले ऐसे हुआ कि एक दिन मैं गुरुजी के पास जब हम गए तो ऐसा गुरुजी बीच बीच में ना कई बार ये भी होता था, मैं थोड़ा रैंडम एग्जांपल्स भी बताती हूँ कि गुरुजी ना ऐसे मेरे को पूछ लेते थे कि पूनम आंटी तू की पढ़ा दिया है। तो मैं बोल देती थी कि गुरुजी मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, मैं ये जो भी मैं पढ़ाती थी मैं। और गुरुजी मेरे से उसमें क्वेश्चंस पूछ लेते थे, अच्छा तो बता फिर ये बता वो बता। और इससे पहले कि मैं बताती थी गुरुजी मुझे कहते थे जा फेल है तू। और वाकई गुरुजी के सामने मेरे को स्ट्राइक ही नहीं करता था उसका आंसर, और मैं कोशिश भी करती थी कि कुछ बोलूं तो मैं बोल ही नहीं पाती थी। तो गुरुजी कहते जा फेल है तू। और ऐसा कई बार कई तरह के क्वेश्चन गुरुजी ने मेरे से पूछे। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा ये पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने अपनी तरफ से बताने की कोशिश करी कि डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। गुरुजी कहते नहीं, पागल होने डर। और इतना वो फनी था कि गुरुजी ने कहा पागल होने डर, और बट उसके अंदर एक क्लू था कि भाई तुम पीएचडी करो। और पीएचडी के लिए हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम में ये प्रोविजन है कि हमें 3 साल की पेड लीव मिलती है पीएचडी परसू करने के लिए। तो मैंने पीएचडी के लिए एप्लीकेशन, जब गुरुजी ने ये कहा और गुरुजी ने साथ में सेठी अंकल को कहा कि एनानु नाल लेके जा, तो ये दोनों चीजें हमने तब को रिलेट करी कि गुरुजी ने कहा है कि भाई पीएचडी करो और साथ जाओ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इससे पहले पीएचडी के लिए ट्राई नहीं किया था, मैंने करा था, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एनरोलमेंट काफी डिफिकल्ट है। लेकिन जब गुरुजी ने कहा था तो मैंने अप्लाई किया, और संगत जी पता नहीं कैसे इन लेस देन अ मंथ्स टाइम मेरा पीएचडी में एनरोलमेंट हुआ, मेरे को छुट्टी भी ग्रांट हो गई एंड आई फ्लू टू मुंबई। मेरा सारा पीएचडी वर्क जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एरिया में है, और मेजॉरिटी जो कंपनीज हैं उनके हेडक्वार्टर्स हैं सब मुंबई बेस्ड हैं। तो मेरा जो सारा सैंपल वर्क, सारा पीएचडी वर्क मेरा सारा मुंबई बेस्ड है। और जो गुरुजी ने कहा था कि पागल होने दा डर, वो इसलिए भी कहा था कि पीएचडी करने में लोग बड़ा समय और अपना बोलो मेंटल फैकल्टीज इतनी इन्वेस्ट कर लेते हैं कि अल्टीमेटली दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट देयर पीएचडीज, और बहुत साल लग जाते हैं उनको पीएचडीज कंप्लीट करने में। बट विद गुरुजी's grace I completed my PhD in less than the stipulated period. मेरा less than 3 years में मेरी PhD complete हुई, and I am so blessed कि मेरी PhD thesis को गुरुजी ने साइन भी किया हुआ है। वो मेरे पास आज तक मेरा ट्रेजर है वो। तो गुरुजी ने जब मैंने कंप्लीट करी, मैंने गुरुजी के पास में आई और गुरुजी ने उसको साइन किया और ब्लेस किया। और इस तरह से ये एक एपिसोड है रिलेटेड टू माय पीएचडी एंड पागल होने का डर। एंड जबकि इन सब के पीछे कारण ये था कि गुरुजी मुझे बताना चाहते थे कि भाई इन तरीकों से आप अपने अंकल के साथ जाके रह भी सकते हैं और एक डिग्री भी आपकी कंप्लीट होगी। जब हम मुंबई में थे तो आप सबको ही पता होगा कि बहुत जबरदस्त वहां पर एक बार फ्लड्स आए थे, फ्लैश फ्लड्स आए थे, और बहुत मैसिव वहां पे कैजुअलिटीज हुई थी उस टाइम में। तो वहां पर हम लोग वहीं थे तब उस टाइम पे, और अंकल उस दिन अपने ऑफिस में थे। और जैसे ही मैंने देखा कि हमारे जैसे मल्टी स्टोरी में हम रहते थे अंधेरी में, तो वहां पर जब पानी भरने लगा और नीचे के फ्लोर
पूरा पानी से भर गया और जितनी गाड़ियां वहां कॉम्प्लेक्स में खड़ी थी सब पानी में डूब गई टोटली। और ऐसे लग रहा था कि जैसे हम झांको तो नीचे ऐसा लग रहा था हम समुद्र के अंदर हमारी बिल्डिंग खड़ी हुई है। एंड इट वाज स्कैरी क्योंकि लाइट चली गई थी और फोन लाइंस भी सब स्नैप हो गई थी। तो थोड़ा बहुत जो मोबाइल वगैरह चल रहे थे जब तक कि उनकी चार्जिंग थी। तो मैंने अंकल को कॉल किया और मैंने अंकल से पूछा कि आप कहाँ पर हैं। तो अंकल ने कहा कि मैं ऑफिस से चल पड़ा हूँ। और मैंने अंकल को बोला कि प्लीज आप घर मत आना क्योंकि यहाँ पर कोई हाल ही नहीं है। यहाँ पर यही नहीं पता लग रहा नाला कहाँ है, गाड़ियां कहाँ खड़ी हैं, घर की एंट्री कहाँ है, सीढ़ियां कहाँ है, लिफ्ट कुछ भी नहीं है, आप मत आना इधर की तरफ। तो अंकल थोड़े से ये डिस्टर्ब भी हो गए। तो मैं कहाँ जाऊं? मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप देखो आप कहीं ऑफिस वापस चले जाओ। बोले ऑफिस में तो पानी भर गया है सब, वहां से मुझे खबर आ गई है। तो पर पता नहीं गुरुजी ने ऐसा क्या किया कि वहां पर एसवी रोड के ऊपर एक कोई बस खड़ी हुई थी, उसके पीछे थोड़ी जगह थी। तो अंकल ने अपनी गाड़ी वहां लगा ली। इनके साथ एक कॉलीग इनके और थे जिनका बच्चा स्कूल में फंसा हुआ था। तो वो जाके उस बच्चे को पहले मिलकर आए। उस दिन स्कूल्स ने बच्चों को रिलीज नहीं किया, उन्होंने वहीं पे उनको सेफ कस्टडी में रखा। तो वो दोनों ने वो गाड़ी को वो जगह एक मिल गया स्पॉट। तो अंकल ने जब लास्ट मेरी फोन की बैटरी खत्म हो रही थी, उनकी भी हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि अभी फिलहाल मुझे यही एक क्लियर स्पॉट दिख रहा है जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी कर रखी है। अगर पानी बढ़ा इससे भी ज्यादा तो हम गाड़ी छोड़ के हम बस के ऊपर चढ़ जाएंगे ऐसा। और इसके बाद हमारा कनेक्शन खत्म हो गया। रात गहराती गई और सच मानिए संगत जी उस दिन तो केवल मैं गुरु जी की फोटो के आगे ही मैं बच्चों को लेके बैठी रही क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन अगले दिन सवेरा जब हुआ तो कुछ लोग जो लौटे उन्होंने मुझे बताया कि नहीं हमने अंकल को देखा था वहां बैठे हुए, वो ठीक है लेकिन अभी गाड़ियां सड़कों के ऊपर डिजर्टेड है, रास्ते भी साफ हैं तो कोई गाड़ी लेके आ नहीं पाएगा। और पर मन बड़ा घबराता रहा कि पता नहीं अब कैसे होगा, खाने को कुछ मिला है, पिया है, नहीं पिया है। बट सैल्यूट टू ऑल द मुंबईकर्स। एंड अगर संगत में मुंबई के लोग भी हैं तो मैं डेफिनेटली एडमिट करूंगी कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सबकी बहुत मदद करी जो सड़कों पे स्ट्रैंडेड थे। और सुबह अंकल को चाय बिस्किट वगैरह कोई देने भी आया। और शाम के करीब 5 बजे के आसपास अंकल घर वापस आए अपनी गाड़ी लेके। और मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे पूरे कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक हमारी गाड़ी थी जो उस टाइम पे ठीक खड़ी हुई थी, क्योंकि वो उस टाइम आई नहीं जब वहां बहुत पानी था। और ना वो ऑफिस के कंपाउंड में बेसमेंट में पार्क्ड रही, जैसे कई लोग वहां छोड़कर आ गए थे तो उनकी गाड़ियां वहां पे भी डूब के खराब हो गई। समहाउ गुरुजी ने ऐसी सिचुएशन बनाई कि हमारी गाड़ी तो बिल्कुल ठीक थी और अंकल को भी बैठने की जगह मिल गई। और अनफॉर्चुनेटली उस फ्लड में बहुत लोग गाड़ी के अंदर ही मतलब आई नो दे डाइड विद इन व्हाइल वेटिंग फॉर द फ्लड टू सेटल डाउन। उन्होंने गाड़ियां बंद कर ली या जो भी रहा होगा, शायद उनका वक्त खराब था। लेकिन गुरु जी की कृपा से अंकल ठीक ठाक वापस आए और उसके बाद हम लोग दिल्ली ट्रांसफर होके आ गए। और इस बीच में एक और जो एपिसोड हुआ वो ये था कि जब मेरा पीएचडी का वाइवा का टाइम था, प्रेजेंटेशन का टाइम था, तो अंकल और मैं दिल्ली आए हुए थे और मेरे प्रेजेंटेशन की डेट फिक्स हो गई। और जैसा कि थोड़ा सा मुझे हिच होती थी उस टाइम पे, मैं इतना टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं थी मेरी, तो मैंने अंकल को बोला कि आप ना अभी वापस मत जाओ और आप रुक जाओ। तो इन्होंने बोला कि नहीं मुझे तो जाना पड़ेगा। तो एनीवेज हम गए गुरुजी के मंदिर मत्था टेकने और वहां पर गुरुजी ने इनको कह दिया कि नहीं जाना है, अभी गुरु पूर्णिमा के लिए रुको।
और एज लक वुड हैव इट, वो गुरु पूर्णिमा मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हुई, यूं करके कि उस दिन मेरा प्रेजेंटेशन भी था और इन्होंने मेरे को हेल्प कर दी पीपीटी बनाने में और तैयारी करने में भी. सो आई वाज एबल टू डू वेरी वेल फॉर माय प्रेजेंटेशन. एंड जब हम गुरु पूर्णिमा के फंक्शन के लिए फिर हमने सोचा हम गुरुजी के पास जाते हैं मत्था टेकने, और हम वहां पहुंचे तो पहले तो संगत जी बहुत स्ट्रिक्टनेस होती थी, फोन्स वगैरह बिल्कुल स्विच ऑफ करके हम लोग गाड़ी में ही छोड़ के जाते थे. और हम लोग अंदर चले गए मंदिर में. फाइनली जब हम मंदिर से वापस लौटे और इन्होंने अंकल ने अपना फोन उठाया तो इन्होंने देखा कि उसके अंदर करीब 40-50 मिस्ड कॉल्स थी. और इन्होंने जो भी लास्ट मिस्ड कॉल थी उसमें इमीडिएटली मिलाया कि भाई क्या बात होगी, इतनी मिस्ड कॉल्स क्यों है. तो उन्होंने कहा कि आर यू सेफ. तो अंकल ने कहा हाँ मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मैं तो दिल्ली में हूँ और बल्कि मैं तो बहुत ही सेफ जगह पर हूँ, मैं तो इस वक्त गुरु जी के मंदिर में खड़ा हूँ. तो उन्होंने कहा कि अरे दैट्स वेरी क्वाइट अ रिलीफ. यहाँ पर आपको शायद ना पता हो, बॉम्बे में मल्टीपल ब्लास्ट हुए हैं और बहुत लोगों की डेथ हो गई है. तो we were just trying to find out because you were not traceable, your phone was switched off. We were worried कि आप कहाँ पर हैं, आप घर पहुंचे हैं नहीं पहुंचे हैं. तो उनके कोलीग्स थे जो उनके बारे में पता कर रहे थे. तो as luck would have it, गुरुजी ने इनको वहां जाने ही नहीं दिया और ये दिल्ली ही रह गए. और मतलब let me not even imagine what could have happened, but anyways, because Guruji chose to keep him there, I think I should count my blessings in that. तो गुरुजी को बहुत कुछ पता होता था और गुरुजी क्या क्या अवॉइड करते थे. और ये इसके तो एग्जांपल्स संगत में कितने लोग दे सकते हैं जिनको बिल्कुल हाथों पे रख के गुरुजी ने मुश्किल वक्तों से निकाला है, एक्सीडेंट्स के सिचुएशंस में से निकाला है. ट्रेन्स पलट गई हैं, बसें पलट गई हैं, प्लेन से जेट हुए हैं कई पायलट्स, और इस तरह के सब सत्संग हम सुनते हैं और महसूस होता है कि हमारे साथ हैं वो क्या, कितने, मेरे पास शब्द नहीं है एक्चुअली टू, आई डोंट वांट टू से कि जब हम गुरुजी हमारे साथ थे हमें उस चीज की शायद उतनी रियलाइजेशन नहीं थी कि वो भगवान का ही स्वरूप है. ये समय के साथ बहुत देर बाद समझ में आया. और जब गुरुजी थे तो वो हमेशा ये बात बोलते थे कि मेरे फिजिकल फॉर्म से आप मतलब इतना ज्यादा मत अटैच हुआ करो कि आप हर समय मेरे फिजिकल फॉर्म को जैसे हम भी जाते थे ना तो हम बोलते थे कि गुरुजी के पास बैठने को मौका लग जाए, लेकिन गुरुजी हमें कई बार बोलते थे कि जाओ ऊपर जाके बैठो, उधर जाके बैठो. और वही बात थी कि गुरुजी बार बार ये कहते थे कि मन से जुड़ो मेरे से. उसके लिए डिस्टेंस इज इमैटेरियल. कहाँ बैठे हो, किधर बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आप मुझसे जुड़ सकते हो. उसके लिए ये नहीं है कि आपको हमेशा मेरे सामने ही आके बैठने की. लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है. ये बात समझ में बहुत बाद में आनी शुरू हुई और अब तो खैर समझ में आती है. अब तो जब गुरुजी चले गए तो वो एक बहुत डिफिकल्ट फेज था सारी उस संगत के लिए जो गुरुजी को फिजिकली जिन्होंने देखा हुआ है, और कितना हम उनसे हर चीज डिस्कस शेयर करने की जैसे हमें आदत पड़ गई थी. वो वक्त बहुत डिफिकल्ट था संगत जी. मतलब उसको शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है कि जितनी बार मंदिर जाते थे तो आंखें ढूंढती थी गुरुजी को और ऐसा लगता था कि यहीं कहीं है, वो आएंगे. लेकिन धीरे धीरे फिर समझ आनी शुरू हुई कि गए वो कहीं नहीं है, वो यहीं है और वो हमारे साथ ही है. और इसके उन्होंने बहुत तरीके से हमें ज्ञान कराया इस बात का. जब इसका मैं एक छोटा एग्जांपल, मतलब मेरे जीवन का वो बहुत बड़ा हिस्सा है बट एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि 2013 में लगभग, मतलब हाँ कितने साल हो गए गुरुजी को तब तक गए हुए. तो हम एक पार्टी में गए हुए थे, मैं और अंकल.
और बाकायदा वो इनकी एलुमनाई पार्टी थी और सारे मित्र मिलके बड़े मस्ती कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। एंड सडनली ऐसा हुआ कि सिटी अंकल की तबीयत खराब हुई। ये थोड़ा सा कोने में जाके बैठ गए और इनका चेहरा उतरने लग गया। मैंने 2 बार पूछा जाके, लेकिन इन्होंने कहा नहीं ठीक है, मैं थोड़ा थकावट सी लग रही है, मैं देखता हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, अभी मैं बैठा हूँ। लेकिन थोड़ी देर में मैंने देखा कि ये वहां पे लेट गए सोफे पर। तो इनका एक दोस्त जो कि गंगाराम में डॉक्टर है, उसने बिना कोई पैनिक क्रिएट करे हुए उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा है कि हम चलते हैं जरा हॉस्पिटल की ओर, देख लेंगे, कुछ नहीं होगा तो कोई बात नहीं, घर चले जाना। और संगत जी मानिए कि हम इन लेस देन 40 मिनट्स हम हॉस्पिटल में थे एंड अंकल वाज हैविंग अ सीवियर हार्ट अटैक, जो कि हमें पता ही नहीं लग रहा था वहां पर। और मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम वहां पार्टी में ना होके हम अगर घर पर होते तो इट वुड हैव बीन अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन, क्योंकि इन ऑल पॉसिबिलिटी अंकल सो जाते और मुझे भी इतना कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज हो सकती है। शायद मैं भी मतलब उनको सोने देते, हम कुछ इंसिस्ट नहीं करते हम कि कुछ समथिंग इज अमिस, बट एज लक वुड हैव इट वो उनका वहां पर हुआ जहां पर सब लोग थे और वो डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर साहब ने तुरंत, जैसे बोलते हैं ना, एक स्पेशल कॉरिडोर क्रिएट कर लिया और उन्होंने फटाफट मैसेजेस डाले गंगाराम में कि हम लोग पहुंच रहे हैं और हार्ट स्पेशलिस्ट आया। अंकल का जाते ही ईसीजी हुआ जो कि बहुत ही खराब आया और इमीडिएटली इनको ओटी में ले गए और वहां पर डॉक्टर्स ने मुझे बुला के दिखाया कि इस तरह की ये प्रॉब्लम दिख रही है, तो क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली फिर मेरे पास मुझे कुछ इतना समझ नहीं थी इस चीज की, बट डॉक्टर टोल्ड मी कि इट इज एन इमरजेंसी, इनको स्टेंट डालना पड़ेगा और क्रिटिकल है ये पीरियड, बिल्कुल 100% ब्लॉकेज थी। सो वो स्टेंट डाला। अंकल का जो पार्ट इसमें है बीच में, जो थोड़ा सा उन्होंने शेयर करते हैं, वो अपने सत्संग में भी शेयर करते हैं, मैं भी थोड़ा सा शेयर करती हूँ कि अंकल जब अंदर थे तो ही कुड ओवरहियर ऑल द डॉक्टर्स टॉकिंग कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन का केस है और काफी सीवियर है, और बट ये मतलब ही इज कम इन टाइम, दैट्स वन गुड थिंग। तो अंकल कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे गुरुजी ऐसे दिख रहे हैं और मैं गुरुजी से बात करके बोल रहा हूँ कि गुरुजी मैं अब आपके पास आने की तैयारी में हूँ। और गुरुजी ने बहुत बुरी तरह से नहीं कहूंगी, बड़ा उन्होंने ऐसे अंकल को डांट लगाई कि जो कर रहा है ना तू वही करता रहे और खबरदार जो इस बारे में कुछ सोचा होगा। एंड विद दैट अंकल सेज कि मुझे एकदम से ना डॉक्टर्स की सारी बातें सुनाई देने लग गई और वो बातें जो कर रहे थे, और बट मुझे उसके बाद ऐसा हो गया कि अब जो मर्जी हो मैं ठीक हूँ। एंड एनीवेज हिज ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल और 2-4 दिन के बाद उनकी वहां से छुट्टी भी हुई। तो मैं जब भी इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा जो हैरान होती है सोच के कि अगर ये वहां ना हुआ होता और ये घर में हुआ होता तो क्या होता। तो इट इज बेटर नॉट टू इमेजिन अगेन। Uncle is healthy and fine, and since then ये भी हुआ है कि he is conscious of his health and he takes good care of it with Guruji's grace। तो इस तरह से कई सारी चीजें हैं जीवन में जो हो रही हैं, होती रही हैं। अंकल के पास अंकल बहुत सत्संग शेयर करते हैं। बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम आई एम लुकिंग एट द वॉच, आई एम ट्राइंग टू समराइज थिंग्स, जो कि गुरुजी ने जितना दिया है जीवन में उसको समराइज करना तो बहुत स्टुपिडिटी है मेरे पार्ट पे, लेकिन संगत जी आप सबका भी टाइम उतना ही कीमती है। तो इसके अलावा कुछ जो मेरे ह्यूमरस कुछ इंसिडेंट्स भी हैं मेरे पास जो मैं शेयर करना चाहूंगी। कि अक्सर जैसे हम आते थे गुरुजी से मिलने के लिए
और ऐसा होने लगा कि हर बार, अच्छा गुरुजी, जब गुरुजी थे तो गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद देते थे, तो वो हलवा जो बनता था वो बकायदा पूरा एक बहुत बड़ा थाल में वो हलवा आता था और हम सब लाइन में लगते थे और गुरुजी अपने एक हाथ से वो गरम हलवा देते थे और हम दो हाथों से भी उसको ले नहीं पाते थे। वो उसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती थी, हम दो हाथों से लेते थे और कहा जाता था कि यहाँ पे खाओगे तो दवाई और घर ले जाओगे तो मिठाई। यानी कि उसकी इंस्ट्रक्शन थी कि उस प्रसाद को बारे में ये कहा जाता था आपको यहीं खाना है और उस प्रसाद के अंदर ही दवाई है। तो सारे हम वहीं खड़े होके अपने दोनों हाथ जोड़ के और अपने मुंह से उस प्रसाद को खाते होते थे, जो कि इतना स्वादिष्ट होता था। ऐसे हुआ कि एक दिन जब हम आ रहे थे तो मैंने ऐसे ही अंकल को बोला कि मेरा इतना स्वीट टूथ है नहीं, तो मैंने अंकल को बोला कि गुरुजी ने ना बहुत मीठा खिला रहे हैं आजकल, बहुत इतने साल हो गया मेरे को, हम लोग इतना मीठा खा लेते हैं वहां पे, कम से कम पहिया पहिया हलवा घी का भरा हुआ एकदम मीठा हम कितना खाते हैं और फिर प्रसाद में भी खूब मीठा मिलता है। तो गुरुजी को ना थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, कभी कभी ना कुछ और भी खिलाना चाहिए हम लोगों को, जैसे कि समोसा। और जैसे मैंने ये बात कही और जैसे हम वहां पहुंचे तो जैसे मैं एम्पायर स्टेट में उतरी तो जैसे मतलब उस घर के अंदर हम गए तो पूरे में जो स्मेल बसी हुई थी वो थे समोसे। जो मैंने ऐसे देखा तो वहां पर थाल में पूरे समोसे ही समोसे लगे हुए थे। तो कई बारी तो ऐसी ऐसी चीजें गुरुजी हमारे जैसे बिल्कुल जैसे होता है ना बच्चों की कुछ बातें मन रखने के लिए वो भी चीजें गुरुजी पूरी कर देते थे। और जीवन में जो जैसी जब कोई जरूरत कोई परेशानी जैसी स्थिति बनी गुरुजी का साथ हमेशा हमने पाया। तो संगत जी सबसे बड़ी बात है, ऐसा नहीं हम कह सकते कि गुरुजी के होने से आप कभी मुश्किल वक्त में नहीं पड़ते, मुश्किल वक्त आते हैं, वो तो जीवन का एक नित्य क्रम है, लेकिन गुरुजी आपके साथ होते हैं तो आप उस वक्त से निकल पाते हो, जो कि सबसे बड़ी जो उनकी ग्रेस है, जो आपको एक ऐसा सहारा देती है, आपको ऐसा एक संबल देती है, एक ऐसी हिम्मत देती है जिसके रहते आप उस वक्त से बड़े आराम से गुजर जाते हो। और मैं इस सत्संग को खत्म करना चाहूंगी सिटी अंकल की लिखी कुछ लाइनों से। एक मैं हूं और एक तू है, मुझ जैसे जाने कितने हैं, खुद जैसा तू बस एक तू है, मुझे खुद अपने ही अलावा किसी की भी नहीं परवाह, तुझे ना ख्याल हो जिसका ऐसा कोई है ही तो कहाँ, मैं रोज ही रहता हूँ करता कुछ मांगते रहने का गुनाह, और तू बिन मांगे ही है दे देता जो मेरे लिए है सबसे भला। एक मैं हूँ और एक तू है, मुझ जैसे जाने कितने हैं, खुद जैसा तू बस एक तू है, मैं चाहते पाल पाल कर रोज देता हूँ खुद को ही गम की सजा, तू राहते बांट बांट कर हर पल देखता हमारे नादान खेल का मजा, मेरे लिखते रहने से नहीं कुछ बदला, तेरा लिखा कभी बदला है ही कहाँ, कोई तदबीर कोई राह ऐसी दे सुझा, जज्ब होके तुझ में हो जाऊं तेरा हिस्सा, एक मैं हूं और एक तू है, मुझ जैसे जाने कितने हैं, खुद जैसा तू बस एक तू है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, हमें इस तरह से मौका देते हैं अपने सत्संग को आप सबके साथ बांटने का। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, एंड थैंक यू वेरी मच आंटी, इतने प्यारे सत्संग आपने हम सबके साथ शेयर किए, एंड स्पेशली द लास्ट लाइंस जिनके साथ आपने इस सत्संग की समाप्ति की, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइंस आपने बताई सुनाई। थैंक यू आंटी, थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। आइए संगत जी, इसी के साथ आज के सत्संग से आगे लेंगे। से पहले सरबत के भले की अरदास कि गुरु महाराज सबके अंग संग होकर सहाय हो, सबका कल्याण करें। गुरु जी शुक्राना। तो हमें बहुत खुशी हो रही है, आपका प्रसन्नता हो रही है कि आज हम आपके लिए सत्संग कर रहे हैं और हमारी संगत जो है यहाँ पे आकर के हमारे साथ में बैठी हुई है सिर्फ आपकी वजह से। और आज जो ब्लेसिंग है, मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि मैं इस नए मकान में शिफ्ट हुआ हूँ, गुरु जी की ब्लेसिंग। और इस मकान का नाम भी मैंने गुरु जी भवन रखा है। और जो आप देख रहे हैं सब गुरु जी ने करवाया है। कैसे हुआ है ये मैं नहीं जानता। शुरुआत में मेरे पास में जमीन लेने के लिए पैसे नहीं थे और जब जमीन खरीद ली तो उसके बाद बनने का जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ तो रुका ही नहीं। और आज सत्संग के माध्यम से ये कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी भी गुरु जी की ब्लेसिंग की जरूरत है थोड़ी बहुत। और मैं सभी लोगों के लिए बोलूंगा कि गुरु जी पे विश्वास करें और उन पे विश्वास करें और उनकी ब्लेसिंग लें और गुरु जी आपकी इच्छाओं को जरूर पूरा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम मतलब कुछ कह नहीं सकते। गुरु जी ने इतनी ज्यादा ब्लेसिंग दी है कि हम सोच भी नहीं। ये जो घर है ये सिर्फ गुरु जी की देन है। जब से गुरु जी से जुड़े हुए हैं ये गुरु जी ने ही ये वाला घर दिया, जबकि पहले से थे, लेकिन गुरु जी से जुड़ने के बाद ये वाला नया घर और गुरु जी ने अपनी पसंद से बनवाया। हर एक चीज देख के अपना मंदिर सब कुछ गुरु जी ने बनवाया है। बस गुरु जी से यही प्रार्थना है कि गुरु जी हमेशा हमेशा हमारे साथ रहना। कुछ भी भूल चूक हो तो माफ कर देना, लेकिन हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। गुरु जी मतलब हम बोल नहीं सकते। मतलब हमें तो ये ने पापा के बाद में हमको गुरु जी मिले। हमें गुरु जी में हमको लगता है पापा हमारे पास। गुरु जी हम हमेशा मेरे साथ रहना, बस यही प्रार्थना है कि हमारे साथ रहना गुरु जी, कभी न छोड़ना, कभी हाथ मत छोड़ना गुरु जी। आप हमारे साथ रहिएगा प्लीज। गुरु जी आपको बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत ज्यादा। जितना कम उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम सभी संगत से रिक्वेस्ट करेंगे कि आज हमें लंगर प्रसाद जो है अपने ऊपर की फ्लोर पे रखा हुआ है। सभी संगत से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग यहाँ से चलें। इसी बहाने गुरु जी की दी हुई ब्लेसिंग को भी देखते हुए चलिए। उन्होंने हमें जो ब्लेस किया है, आप सब लोग धीरे से सीढ़ियों से ऊपर की ओर चलें। जय गुरु जी। कड़ा प्रसाद लेने के बाद अभी रुके रहे, कड़ा प्रसाद ले। कड़ा प्रसाद का ग्रहण करने के पश्चात हम लोग जो है लंगर प्रसाद के लिए ऊपर की ओर